प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत लगभग 71,000 नए भर्ती हुए लोगों को दिए नियुक्ति पत्र। ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी मॉड्यूल का भी किया शुभारंभ। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता अमित शाह राज्य में करेंगे चुनावी रैलियां। अन्य पार्टियों के नेता भी प्रचार में जुटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया की 2 दिवसीय यात्रा पर पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। बैठक के दौरान भारत आसियान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों का होगा ऐलान। इंडोनेशिया में भूकंप से 162 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल, 13,000 से अधिक लोग विस्थापित। मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताया दुख। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ग्रुप सी में सऊदी अरब के खिलाफ करेगी अभियान की शुरुआत। डेनमार्क का सामना ट्यूनीशिया से, मेक्सिको और पोलैंड की टीम होंगी आमने सामने। वहीं गत विजेता फ्रांस के सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज नेपियर में खेला जाएगा तीसरा अंतिम टी20 मुकाबला। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही भारत की नजर मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 71,000 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पीएम ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी विमोचन किया। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम ने कहा पिछले महीने 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश की युवा शक्ति अधिक से अधिक मात्रा में राष्ट्र निर्माण में काम आए, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की ये पहल निरंतर जारी रहेगी। महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं।
कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की अपार संभावनाएं बन रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के 80,000 से अधिक स्टार्टअप युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रहे हैं। स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक, आज भारत में युवाओं के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। आज भारत के 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आज भारत सेवा निर्यात मामले में विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री का ये कहना है और उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हाउस बनने की राह पर है। आज सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है। अब एक्सपर्ट्स भरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हाउस भी बनने वाला है। इसमें हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऐसी योजनाओं की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन इसका मुख्य आधार भारत का स्किल्ड युवा ही होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर, जिसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया। इस चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात में 4 जनसभाएं करेंगे। जेपी नड्डा शहेरा, चांसमा, सिद्धपुर और निकोल सीट क्षेत्र में जनसभा करेंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह बनासकांठा, दौसा और अहमदाबाद में जनसभाएं करेंगे। गुजरात चुनाव के पहले दौर की वोटिंग में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में 2 रैलियां की, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपनी पार्टी के लिए राज्य में माहौल बना रहे हैं। भगवंत मान ने उमरगांव में एक रोड शो कर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों पर हमला किया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर निशाना साधते हुए कहा कि देश उनसे शर्मसार है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर एक अपराधी को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कानून के खिलाफ हैं। इस कृत्य पर देश की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगती है। जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं? मसाज चंपी क्यों चल रहा है? क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं? क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है? इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। यह दिखाता है आज अराजक अपराधी पार्टी किस तरह से कानून का उल्लंघन करके बड़ी बेशर्मी से एक ऐसे कृत्य को जो सबको शर्मसार करता है सही बता देती है।
दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से लगातार वीडियो हमले किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आप विधायक गुलाब सिंह यादव का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया। उस वीडियो में भीड़ गुलाब सिंह को जमकर पीट रही है। उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने नगर निगम चुनाव लड़ रहे 11 विद्रोही उम्मीदवारों को पार्टी से निलंबित कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए इन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से हटाया है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने आज ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाने और मजबूत करने पर जोर दिया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल सेमडेक पिचे सेना टीए बान्हा के साथ बैठक के बाद एक ट्वीट में कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की विस्तार से समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को परस्पर ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। वहीं कल आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों को संबोधित किया जाएगा। रक्षा मंत्री कंबोडिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। एमडीएम प्लस और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के अलावा रक्षा मंत्री भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। वार्ता के दौरान राजनाथ सिंह रक्षा सहयोग मामलों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कंबोडिया एडीएमएम प्लस के अध्यक्ष के रूप में 9वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारत आसियान संबंधों के 30 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत और कंबोडिया पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान भारत आसियान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा करने की भी योजना है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पलिया भीरा रोड पर एक वाहन के पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से देश में घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को सीमा सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक घटना में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया, जबकि दूसरी घटना में एक अन्य घुसपैठिए को गिरफ्तार कर दिया गया। प्रवक्ता के मुताबिक सतर्क जवानों ने जम्मू के अरुणिया सेक्टर और सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए प्रतिनिधियों का दूसरा समूह काशी पहुंच गया। ये समूह तमिलनाडु के कारीगरों का समूह है। रात करीब 2 बजे काशी रामेश्वरम एक्सप्रेस ट्रेन जब वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंची तो डमरू बजाकर और पुष्प वर्षा कर सभी प्रतिनिधियां जो थे उनका स्वागत स्थानीय प्रशासन और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। काशी तमिल संगमम में आए प्रतिनिधि इतनी गर्मजोशी से हुए स्वागत से बेहद खुश नजर आए। बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट है। थैंक यू मोदी जी का। और खाना पीना सबके लिए बहुत अच्छा बनाया। आने जाने में बहुत अच्छा किया। सब आदमी मदद किया हम लोग को इधर आने तक। इधर इतना हम लोग इंतजाम सपने में चेक नहीं था, इतना बेहतरीन होगा। बहुत अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। The Kashi tour is very enjoyment. I am very happy. Thank you for Indian government. Coming from Ooty, so this travel experience was really amazing. I would like to thank Yogi Adityanath ji, Narendra Modi ji, and our Prime Minister and our Education Minister and our coordinators, IIT Madras and Banaras Hindu University for arranging us such an amazing trip for us. Thank you everyone. Thank you. हमारे साथ लगभग
200 आदमी आए हैं, मदरसे आए हैं, काशी तमिल संगम नाम पर आए हैं। मोदी जी का ये कार्यक्रम में हम है सब ये है, इसमें बहुत खुश लगता है, आंख भी हंस भी आ जाता है, बहुत खुशी है। आपको देखने से बहुत खुश लगता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सब लोग एक ही भारत का मतलब ये सपना था पहले, अभी सच्चाई हो गया। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुग्राम के बीएसएफ कैंप के रोजगार मेले में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देशवासियों के योगदान से ही भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बन सकता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना योगदान दीजिए भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए। आपके योगदान से ही हमारा देश दुनिया में सबसे आगे बढ़कर आ सकता है। और इस अमृत महोत्सव से अमृत काल की ये यात्रा, ये जो अगले 25 वर्ष होंगे, अमृत महोत्सव आज है, अमृत काल 2047 में होगा, तो अगले 25 वर्ष में हमारा योगदान क्या होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आप सब अपना योगदान दीजिए। आप ये सोचिए हर लम्हे में कि आपको इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जहां दुनिया के देश अभी भी चेक का उपयोग कर रहे हैं, वहीं भारत यूपीआई के माध्यम से डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। दिन की शुरुआत ये सोच कर करें कि आज किसी का भला करना है, आज देश की सेवा में फिर कुछ नया करना है, और अपना कम से कम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, ये 3 गोल जरूर रखिए कि आपको अपने डिपार्टमेंट में क्या करने हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में क्या योगदान दे सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज का युवा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करेगा। दुनिया के देश तो आज भी चेक ही बांट रहे हैं, चेक भी लिख रहे हैं, लेकिन भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूपीआई भीम ऐप बनाई। आज चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, रेडी फड़ी वाला भी क्यूआर कोड से आपके मोबाइल फोन से पैसा ले लेता है और पैसा दे सकता है। ये दुनिया के किसी देश ने करके दिखाया तो भारत ने करके दिखाया। पत्रकारों से बात करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने के बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। देश के लिए सेवाएं देने के लिए वे लालायित थे। आज बीएसएफ के औंसी के इस ग्राउंड में अगर आप देखेंगे, बच्चों के चेहरे पर एक नया उत्साह था, जोश था, उमंग थी, और देश के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए वो ललायत थे। और मेरा मानना है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको संबोधित करके ये भी कहा कि हमें अपनी राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करनी है, नहीं तो लोग अपनी राइट्स की बात करते हैं, जिम्मेदारियों की बात नहीं करते। तो सरकारी नौकरी में जिम्मेदारी के साथ देश को आगे बढ़ाना भी है। और कर्मयोगी प्रारंभ जो किया है, ये कार्यक्रम बहुत शानदार, मैंने स्वयं देखा है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। असम के सबसे मशहूर सिपहसालार और मुगलों के खिलाफ सराय घाट का युद्ध यूं तो 400 साल पुराना है, लेकिन उसकी ललकार असम की वादियों में आज भी गूंजती है। लचित बोरफुकन की उसी वीर गाथा को जल्द ही सुनहरे पर्दे पर उतारा जाएगा। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने फिल्म के निर्माता नीरज सिंह से खास बात की। लचित बोरफुकन की कहानी पूरी दुनिया को सुनाने के लिए एक फिल्म बनाई जा रही है, और जो फिल्म बना रहे हैं उनका नाम है नीरज सिंह। नीरज, ये बताइए कि ये सब्जेक्ट आपको कितना एक्साइट करता है कि आप उस पर फिल्म बनाने की आपने सोच ली? हमारे देश में बहुत से ऐसे हीरोज हैं जिनके बारे में देश को पता ही नहीं है, और या फिर वो रीजनली ही पॉपुलर हैं। जैसे उनमें से एक हैं लचित बोरफुकन। उनकी जो अचीवमेंट है, उन्होंने जो बैटल ऑफ सराय घाट है, वो एक इम्पॉसिबल सा बैटल था जो उन्होंने जीती थी औरंगजेब की आर्मी के अगेंस्ट। वो जिस समय शिवाजी होते थे उनके कंटेम्प्रेरी थे वो, तो महाराष्ट्र में शिवाजी थे और नॉर्थ ईस्ट में लचित बोरफुकन थे, जिसके वजह से मुगल कभी भी नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा नहीं कर पाए। अच्छा नीरज, ये बताइए 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट लड़ा गया। उस 1671 की लड़ाई को आपको सुनहरे पर्दे पर उतारना है, कितना चैलेंजिंग टास्क होगा ये? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज वॉरफेयर है, बहुत स्केल है। तो अभी तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो चीज़ों को फैक्चुअली करेक्ट किया जाए और ये किया जाए, और कहानी में जो हार्ट एंड सोल ऑलरेडी है,
तो टू गेट द बाकी के जो रिसर्च हैं और जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को पक्का किया जाए। दर्शक कब तक इंतजार करें सुनहरे पर्दे पर उसको देखने? कोई टारगेट आपने सेट किया है? नहीं, ऐसा कुछ टारगेट सेट नहीं किया है। ये एक मैटर ऑफ प्राइड है टू टेल हिज स्टोरी, बट ये एक मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिकॉज ही इज टू बिग। एंड जो असमीज पीपल हैं, जो लोग हैं, वो बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं उनसे, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। क्यों ना हो, हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं और जितना बड़ा चैलेंज है उतना ही बड़ा उस सिपहसालार का नाम है जिसने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए अपनी टुकड़ी भर फौज के साथ। कैमरामैन बंसी डोगरा के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आज एक नया बड़ा कदम उठाया गया। इसके मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता पारित कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने ट्वीट कर बताया, भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। सोलोमन द्वीप का मलंगो क्षेत्र आज सुबह शक्तिशाली भूकंप के जोरदार झटकों से दहल गया। भूकंप के झटके आज सुबह समूचे सोलोमन द्वीप में महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के हानि की सूचना नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें सुबह 7:33 पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। सोलोमन द्वीप प्रशासन का कहना है कि भूकंप से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। सोलोमन द्वीप में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 1000 से अधिक द्वीपों के साथ 9 मुख्य द्वीप समूह शामिल हैं। इंडोनेशिया में भूकंप से 162 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों अन्य लोग घायल। भूकंप की तीव्रता 5.6 आंकी गई। कई क्षेत्रों में अस्थायी घर मलबे में तब्दील हो गए। लोग ढही हुई इमारतों के नीचे फंसे हुए हैं। 13,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए और ये भी आशंका जताई जा रही है कि मौतों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि घटनास्थल पर बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के जावा में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, इंडोनेशिया के जावा में भूकंप के कारण हुई जानमाल की क्षति की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। भारत इस मुश्किल घड़ी में इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वक्तव्य में उत्तर कोरिया के हाल ही के मिसाइल प्रक्षेपणों की निंदा की है और इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपणों से सुरक्षा परिषद के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, साथ ही क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न। कोलोराडो स्प्रिंग्स के निवासियों ने सोमवार को LGBTQ नाइट क्लब में गोलीबारी से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नाइट क्लब के पास स्मारक पर फूल और संदेशों के साथ मृतकों को याद किया। गौरतलब है कि शनिवार को कोलोराडो के नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने कोलोराडो के एक व्यक्ति को गोलीबारी के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया था। हालांकि पुलिस अभी तक गोलीबारी के कारणों का पता नहीं लगा पाई। बात करते हैं क्रिकेट को लेकर, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला नेपियर के मैदान में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में एक बदलाव हुआ है। वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर हर्षल पटेल को टीम में रखा गया। वहीं न्यूजीलैंड की टीम में मार्क चैपमैन को जगह मिली है। फीफा विश्व कप 2022 के दूसरे दिन पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने ईरान को 6-2 से हरा दिया। इंग्लैंड को पहली सफलता मुकाबले के 35वें मिनट में मिली, जब जुडे बेलिंगम ने गेंद को ईरान के गोल पोस्ट पर दागकर 1-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद 8 मिनट के बाद ही बुकायो साका ने दूसरा गोल दागकर इंग्लैंड की बढ़त को दोगुना कर दिया। मुकाबले का तीसरा गोल भी इंग्लैंड के नाम रहा। इंग्लैंड की तरफ से रहीम स्टर्लिंग ने पहले हाफ के अतिरिक्त समय में तीसरा गोल कर बढ़त को 3-0 कर दिया। वहीं पूरे मैच के दौरान ईरान को 2 सफलताएं हाथ लगी। ये दोनों गोल मेहदी तारीम ने किए। वहीं फीफा विश्व कप में कल नीदरलैंड्स ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। डच टीम ने ग्रुप ए में सेनेगल को 2-0 से हराने में सफलता पाई।
मैच की शुरुआत से दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसके कारण पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। दूसरे हाफ के अधिकांश समय भी दोनों टीमों की तरफ से गोल के असफल प्रयास नजर आए। हालांकि मैच के अंतिम 10 मिनटों में नीदरलैंड्स ने अपने आक्रमण तेज कर दिए। 84वें मिनट में कोडी जैक्पो ने जॉन्ग के पास पर गोल कर टीम को 1-0 से आगे किया। मैच के अतिरिक्त समय में डेवी क्लासन ने एक और गोल कर नीदरलैंड्स को 2-0 से जो उसकी जीत थी उसे तय किया। इस जीत के साथ ही डच टीम ग्रुप ए में 3 अंक के साथ शीर्ष पर। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में आज के पहले मैच में खिताब की प्रबल दावेदार अर्जेंटीना का सामना ग्रुप सी में सऊदी अरब से होगा। लगातार 36 मैचों से अजय चल रही अर्जेंटीना का इरादा इस मैच को बड़े अंतर से जीतकर प्रतियोगिता का धमाकेदार आगाज करने का होगा। इस मुकाबले में सबकी नजर दुनिया के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों के एक लियोनेल मेसी पर सबकी नजरें हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर दिन